हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके लिए मिस ना हो। लेकर आया हूं मैं डेली करंट अफेयर्स और ये बहुत पहले से ये सेशन चल रहा है। तो सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 10th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो इट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ 51,000 ईयर ओल्ड केव पेंटिंग। 51,000 साल पुरानी केव पेंटिंग की डिस्कवरी हुई है और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है इंडोनेशिया के अंदर। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर केव पेंटिंग के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और देखिए अगर हमें अपने इतिहास को समझना है तो बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे हैं जो रिटन तरीके से अवेलेबल नहीं है। प्री हिस्ट्री की जो हम बात करते हैं तो वो रिटन फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, बट बहुत सारे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रहने वाले जो ह्यूमंस थे उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, वो कई बार केव पेंटिंग के रूप में देखे जाते हैं। और यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर जो केव पेंटिंग मिली है वो लगभग 51,000 ईयर ओल्ड केव पेंटिंग कही जा रही है। ठीक है। सो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट डिड द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पेंटिंग। द पेंटिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंशिएंट स्टोरी टेलिंग आर्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पेंटिंग है ये पुराने तौर तरीके जो होते थे आर्ट को स्टोरी टेलिंग को रिप्रेजेंट करने का, वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उस समय इंसान जो है, अब क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, रिटन फॉर्म इतना डेवलप नहीं था, तो आर्ट बना के वो स्टोरी टेलिंग की कोशिश कर रहा हो दूसरा अपने पर्सन को या आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी। तो यहाँ पे जो ये मिला है पेंटिंग, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिग का फिगर कहा गया है जो थोड़ा बहुत ऐसा कहा रहा है कि माउथ ओपन करके ये यहाँ पे है। एक ह्यूमन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है जिसके हाथ में ऐसा कहा जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर वेपन भी है हाथ में। ठीक है। और तीसरे ह्यूमन को भी इधर रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज सेकेंड ह्यूमन, दिस इज थर्ड ह्यूमन। तो द पेंटिंग लोकेशन इन इंडोनेशिया ऑन द आइलैंड ऑफ सुलावेसी। सुलावेसी जो ये आइलैंड है वहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर है ये, वहाँ पे ये पेंटिंग मिली है। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि जो केव की सीलिंग है, जो छत है, उसके ऊपर लाइम स्टोन से ये पेंटिंग बनाई गई है। जस्ट अ सेकेंड। दिस रिमार्केबल पेंटिंग डेट्स बैक टू एटलीस्ट 51,200 ईयर्स की कहा जा रहा है कि 51,200 साल पुरानी ये पेंटिंग है। और इसको पता कैसे किया आता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर 51,200 साल पहले की चीज को कैसे आप पता कर पाते हैं कि उसका डेट इतना पीछे रहा है? तो अलग अलग मेथड होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं डिफरेंट मेथड यूज किए करते हैं हिस्टोरिकल। उसमें से ये जो मेथड यूज किया जाता है इसको कहा जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। व्हाट इज देयर कि जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, इट में भी अगर स्टोन भी है तो उसके अंदर कुछ कार्बन का कुछ फॉर्म प्रेजेंट होता है और कार्बन के धीरे धीरे डिप्लीट होने की एक एज होती है। तो जितना रिमेन्स कार्बन का उसमें बचा होगा उस हिसाब से उसकी डेट तय की जाती है। ठीक है। इसके अंदर और भी डिटेल में मतलब चीजें हैं साइंस में, अब उतना हम नॉलेज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है इस पेंटिंग में? इट डिपिक्ट्स अ वाइल्ड पिग एंड 3 ह्यूमन लाइक फिगर। कहा जा रहा है कि उसमें एक वाइल्ड पिग मिला है और 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स भी देखने को मिले हैं। पेंटिंग शोज अ पिग स्टैंडिंग स्टिल, कि एक पिग है बिल्कुल स्टिल पोजीशन में है, एंड इट्स माउथ पार्टली ओपन। अलोंग विद द पिग देयर आर 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स कैन बी सीन सराउंडिंग इट, कि 3 लोगों ने उसको सराउंड कर रखा है। Researchers interpreted the painting as a narrative scene. Now what they are saying कि this particular scene is indicating the person who has drawn actually want to indicate or tell a story, जिसको स्टोरी टेलिंग के आर्ट के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। दिस डिस्कवरी चैलेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो अभी भी मतलब आज तक हम जितना इतिहास पढ़ते हैं, अब ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आगे हमें एविडेंस मिलते जाते हैं वैसे वैसे उस हिस्ट्री के राइटिंग में भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है, उसकी समझ में भी एक इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो दैट इज सेम थिंग व्हाट इंडिकेट्स दैट आफ्टर फाइंडिंग ऑफ दिस पेंटिंग दे आर सेइंग कि अगेन ये जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके, इसमें भी एक चेंज देखने को मिलेगा। इट रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशन इन थॉट प्रोसेसेस दैट गिव राइज टू आर्ट एंड साइंस। कहा जा रहा है कि उस समय पे लोग जो थे पहले जो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट नहीं किया जाते, अब उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आना स्टार्ट हो गया था लगभग 51,200 ईयर्स बैक, कि उन्होंने अब अपने थॉट प्रोसेस में चेंज ले आके अब चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया थ्रू दिस केव पेंटिंग्स। राइट। तो एक ये बड़ी चीज देखने को मिल रही है।
व्हाट इज दिस रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड? ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? ऑन कार्बन 14 डेटिंग इसको हम कहते हैं, इसको इसी को कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। इट इज अ साइंटिफिक मेथड दैट कैन एक्यूरेटली डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। रिमेंबर, जहां ऑर्गेनिक मटेरियल में आपको कार्बन देखने को मिलेगा और उसी के थ्रू केवल इसको इसके डेट को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। कोई भी रिमेन हमें मिलता है या एविडेंस मिलता है तो लगभग 60,000 साल तक के पुराने एविडेंस को इससे पता किया जा सकता है। First developed in the late 1940s at the University of Chicago, Willard Libby. The technique is based on the decay of carbon 14 isotope, कि ये इसी टेक्निक के बेस है कि कार्बन 14 के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो धीरे धीरे डिके करते हैं। तो जितना मटेरियल मिला है उसमें कितना कार्बन हो सकता है और वो कार्बन जो डिके किया है उसका एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है और उस हिसाब से देखते हैं कि कितना पुराना, इसकी डेट क्या हो सकती है, वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है और बहुत एक्यूरेट मतलब तरीके से कोशिश की जाती है। रेडियो कार्बन डेटिंग हैज बीन यूज्ड फॉर हिस्टोरिक स्टडीज एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ट्रिगर्ड आर्कियोलॉजीज रेडियो कार्बन रिवोल्यूशन की। इसने एक रिवोल्यूशन लेके आया, बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज होती है टाइम पीरियड बनाना, कि कौन सी चीज किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये चीज रेडियो कार्बन का ये एक यूज है। सेकेंड न्यूज पे चलते हैं। दिस इज रिलेटेड टू HCL टेक चेयरपर्सन। अब HCL की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर जो हैं उनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इफ यू रिमेंबर, आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो HCL की टेक्नोलॉजी चेयरपर्सन है रोशनी नादर एंड शी इज कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवलियर दी लीजियन दी ऑनर। ये जो अवार्ड का नाम है फ्रेंच में, और अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ द ऑनर। ये अवार्ड मिला है किसको? रोशनी नादर को दिया गया है। फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया, ये अवार्ड देने के लिए जो इंडिया के में फ्रेंच एम्बेसडर हैं थायरी मैथू, ही कन्फर्ड द अवार्ड टू रोशनी नादर ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट, कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इन्होंने ये अवार्ड दिया है 8 जुलाई 2024 को। ठीक है, कहाँ पे? फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर। रोशनी नादर वॉज ऑनर्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस वर्ल्ड, हर कॉन्स्टेंट एंडिव्योर टू प्रमोट इकोनॉमिक टाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, कि जिस तरीके से इन्होंने फ्रांस और इंडिया के बीच इकोनॉमिक टाइज को और मजबूत किया है, डेवलपमेंट जो हुआ है उसको देखते हुए ये अवार्ड दिया जा रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉजेज, राइट। ऑर्डर ऑफ द लीजियन दी ऑनर is the highest civilian award. It is considered as the highest civilian award by the government of France, right? And the award was instituted by Napoleon Bonaparte in 1802, कि फ्रांस का सबसे महान रूलर में से एक नेपोलियन बोनापार्ट, उसके द्वारा इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था और फिर तब से ये अवार्ड दिया जाता है, राइट। ऑर्डर ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिग्रीज। इसके 5 कैटेगरी कह लीजिए या डिग्री में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं ग्रैंड क्रॉक्स, जिसको ग्रैंड क्रॉक्स कहा जाता है, ग्रैंड ऑफिसर, कमांडर, ऑफिसर एंड शेवलियर यानी नाइट के रूप में। ग्रैंड क्रॉस इज द हाईएस्ट रैंक्ड अवार्ड फॉलोड बाय ग्रैंड ऑफिसर, कमांडर, ऑफिसर एंड नाइट। इस पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इस तरीके से ये कैटेगराइज किया गया है, डिवाइडेड है रैंक वाइज मैनर में। अवार्ड इज गिवन टू अ फ्रेंच सिटीजन या कोई फॉरेनर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द रेसिपिएंट्स फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये अवार्ड रिसीव किया गया था और इसमें से कौन सा था? ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर इन 2023 की 2023 में, लास्ट ईयर, मैंने कहा 2 साल पहले, लास्ट ईयर की बात है। ठीक है, इसके अलावा दुर्गा चरण रक्षित, who was the first Indian, actually he was the first Indian to receive the Legion of Honor award and he was conferred the award in 1896 की सबसे पहले दुर्गा चरण रक्षित। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये है कौन, हु इज दुर्गा चरण रक्षित, राइट। HCL टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि 8 एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर HCL टेक्नोलॉजी जो ये कंपनी थी इसको सेटअप किया था 1976 में, और अब ये इस समय इंडिया की मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में, एक बड़ी कंपनी के रूप में इमर्ज आउट होती है। लगभग 60 कंट्रीज में इनकी ब्रांचेस हैं। हेडक्वार्टर इनका नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। इसकी चेयरपर्सन जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और साथ में फाउंडर हैं शिव नाडर। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। It is related to Tata Power launches
घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश, की उत्तर प्रदेश के अंदर घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले की करंट अफेयर्स में मैं ये कवर कर रहा था, 1-2 हफ्ते पहले की ही बात है, जहां ये बात कही गई थी कि किस तरह टाटा ने लगभग इतने करोड़ रुपए, 1000 करोड़ के रुपए के तहत इन्वेस्टमेंट किया है सोलर पावर प्रोजेक्ट में, किसमें? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उसी का ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि घर घर हम क्या लगाएंगे? सोलर पैनल्स लगाएंगे। और इस सोलर पैनल को कहां से स्टार्ट किया जा रहा है? सबसे पहले वाराणसी शहर से स्टार्ट किया जाएगा। एम्ड एट प्रोवाइडिंग एवरी होम विथ क्लीन एनर्जी थ्रू रूफटॉप सोलर सोल्यूशन, की हर एक घर में अगर सोलर पैनल लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आधी से ज़्यादा बिजली जो है वो हमारी इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से मिलेगी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली का एक बचत भी होगा और प्लस लोगों के पैसे भी बचेंगे। दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। सो दिस इनिशिएटिव प्रॉमिसेस सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सेविंग्स एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स फॉर रेसिडेंट्स। अब क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो लोग इस सोलर पैनल को परचेज करेंगे या लगवाएंगे, उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड दैट सब्सिडी इज कॉस्ट टिल ₹1,08,000, की 1,08,000 तक का रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन लगवाने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। कंबाइनिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की ये सब्सिडी होगी, दोनों की मिला के, ठीक है। टाटा पावर सोलर ऑफर्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विद बाईफेशियल मॉड्यूल। अब इसमें क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बाईफेशियल मॉड्यूल का मतलब ये है कि आप देखिए सोलर पैनल नॉर्मली देखते हैं एक साइड पैनल लगा होता है, लेकिन ये बाईफेशियल है। बाईफेशियल मतलब दोनों साइड पैनल लगा है। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि जो साइड सन को फेस कर रहा है केवल वही सोलर पावर जनरेट कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। इसके अलावा जो इसका अपोजिट साइड है, उस साइड भी जो डिफ्यूज सनलाइट है वो भी उसके ऊपर पड़ रही है और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाईफेशियल, मतलब दोनों साइड से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो एक सोलर पैनल से डबल बेनिफिट देखने को मिल रहा है, राइट। सो हायर एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं, क्विक टर्न अराउंड टाइम, इंश्योर हैजल फ्री ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, और सोलर पैनल आराम से आपके घर के ऊपर लगाया जा सकेगा। तो इन सब का ध्यान इसमें रखा गया है। अगर हम 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप लगा लेते हैं तो ये लगभग एक इंडियन रुपीज में ऐसा माना जा रहा है कि 27,000 रुपए तक की सेविंग करेगा सालाना, ठीक है, यानी एनुअली, राइट। और प्लस इट कैन जनरेट 12 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेली बेसिस पे। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो कौन इसको अवेल कर सकता है? जो भी यूपी डोमिसाइल है, मतलब यूपी के रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, थ्रू द यूपी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी वेबसाइट, वहां पे जाके ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक आरटीएस एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको भर सकते हैं। बाकी जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया, आपकी आईडी प्रूफ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। उसके बाद एक टीम भेजी जाएगी, वो साइट इंस्पेक्शन करेगी, फिर शेड्यूल बनाया जाएगा कि कब इंस्टॉल किया जाएगा, और टाटा पावर सोलर कंपनी की तरफ से पर्सन आएंगे, घर पे पूरा इंस्पेक्शन करेंगे और शेड्यूल बना के दे देंगे, और उस हिसाब से वो वहां पे आपका इंस्टॉल कर दिया जाएगा। टाटा पावर के बारे में हम जानते हैं कि एक लीडिंग इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है इंडिया के अंदर, हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्पैनिंग रिन्यूएबल, कन्वेंशनल एनर्जी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, और टाटा की बहुत सारी चीजें जो हैं आप जानते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इट कमिटेड टू अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2045। तो अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर के मामले में, तो इनका टारगेट है कि 2045 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी ऑब्टेन कर लें। एंड टाटा पावर कंटिन्यूज टू पायनियर द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया। प्रवीण सिन्हा इज द सीईओ, ये भी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ये सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। लाइट टैंक जोरावर goes through test trial likely to be inducted into army by 2027। गलवान वैली में चाइनीज जो सोल्जर्स थे उनके साथ हमारे सोल्जर्स की झड़प हुई थी, और उसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे पास किसकी कमी रही? टेक्नोलॉजिकल वेपन्स की कमी रहेगी। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, उसके लेके सजेशंस दिए गए थे, और कहा गया था कि एक ऐसा हम टैंक कंस्ट्रक्ट करें ताकि वो टैंक जो है ऐसे टेरेंस में भी, जो रफ टेरेंस है, माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे भी वो टैंक चलाया जा सके और हमारी सिक्योरिटी को थोड़ा और पावर लिफ्ट करें, राइट।
अभी रिसेंट न्यूज में एक टैंक T-72 जो है, जहां तक मेरी मेमोरी बता रही है कि T-72 जो है वो पानी के बहाव में फंस भी गया था और उसमें से निकलते निकलते कुछ सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। तो टैंक को और ड्यूरेबल बनाने की भी जरूरत है। इसी केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे जोरावर करके टैंक जो है उसको बनाया जा रहा है, उसका टेस्ट ट्रायल किया गया है, बना दिया गया है और 2027 तक शायद इंडियन आर्मी को मिल भी जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन है इसके चेयरमैन? डॉक्टर समीर कामत। इंडिजीनियसली डेवलप, इंडिजीनियसली ये बहुत चीज ध्यान देने वाली है कि इंडिया के अंदर ही ये सारी चीजें बन रही हैं, इंडियन जो पार्ट्स हैं वही उसमें लगाए जा रहे हैं। तो लाइट वेट टैंक जोरावर इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी इन 2027। ये एक लाइट वेट टैंक है। अभी मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि किस तरीके से ये लाइट वेट है। DRDO expect all the necessary trials to be completed and the tank will be ready inducted in 2027। DRDO का मानना है कि 2027 तक ये पूरी तरह से अपने ट्रायल वगैरह करके रेडी हो जाएगा और भारतीय आर्मी के पास अवेलेबल होगा। According to Dr. Sameer Kamat, Zorawar is undergoing first round of trials at a test bed। हजारिका गुजरात में जो टेस्ट बेड है वहां पे ट्रायल चल रहा है इसका और परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीजें पैरामीटर्स चेक की जा रही हैं। जोरावर टैंक हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। और किसके साथ मिलके इन्होंने ये डेवलप किया है? द प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टर्बो, LNT आपने सुना होगा, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट टैंक फॉर द इंडियन आर्मी इन मार्च 2022 और ये अप्रूवल आया था आफ्टर द ब्लडी क्लैश बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द चाइनीज आर्मी। कहाँ पे? गलवान, लद्दाख में 2020 के अंदर। DRDO डेवलप द टैंक्स डिजाइन एंड प्रोटोटाइप विद इन 2.5 ईयर की लगभग इसको 2.5 साल में इसके डिजाइन को तैयार कर लिया गया और गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने के बाद इसके ऊपर काम किया गया और अब ये ट्रायल में चल रहा है। ठीक है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम में 3 टाइप के टैंक यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं भारत इंडियन आर्मी के अंदर। पहला है रशियन ओरिजिन T-72 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, T-90 टैंक और उसके अलावा इंडिजीनियसली डेवलप्ड अर्जुन MK-1A। लेकिन आप देखेंगे तो ये टैंक्स जो हैं ये प्लेन और डिजर्ट कंडीशन के लिए सही नहीं है, चाहे हमें पाकिस्तान के बॉर्डर को कवर करना हो या चाइनीज बॉर्डर को कवर करना हो। तो इसके लिए एक लाइट वेट टैंक की जरूरत थी। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अर्जुन टैंक जो है उसकी वेट है कम से कम 68.5 टन, T-90 जो है वो 46 टन का है, T-72 जो है वो 45 टन का है और अब जो ये नया बन रहा है आपका जो टैंक मैंने बताया जोरावर, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इट इज लाइक 24 टन। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये जो टैंक है ये हाई एल्टीट्यूड में आप देखेंगे या रफ टेरेन्स में वहां के लिए नहीं है और जहां तक इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इसका वेट, टैंक का वेट यहाँ नहीं दिया है बट मैं आपको बता दूं शायद 24 टन तक का है ये। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं राइट आंसर क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट जोरावर टू मीट द इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमने देख लिया। प्रोजेक्ट वॉज नेम जोरावर आफ्टर द कॉन्क्वायरर ऑफ लद्दाख। अब इसका नाम जोरावर ही क्यों रखा है? क्योंकि लद्दाख के एक कॉन्क्वायरर थे, उनका नाम था जोरावर सिंह कालूरिया, जिन्होंने लद्दाख को जीता था और वहां पे इस्टेब्लिश किया था लद्दाख की जो किंगडम है उसको। सो 19th सेंचुरी ही वाज ए फेमस मिलिट्री कमांडर ऑफ द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा गुलाब सिंह के ये मिलिट्री कमांडर थे एंड ही लेड द महाराजा आर्मीज ऑपरेशन इन लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत और इसीलिए उनके नाम पे इस टैंक का नाम जोरावर रखा है। ओके, मैं जैसा आपको बता रहा था कि टैंक जो है 24 टन का है, एक्चुअली इट इज ऑफ 25 टन, 25 टन का टैंक है और इसीलिए इसको लाइट वेट टैंक कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले आपने देखा 46 टन के टैंक हमारे पास अवेलेबल है, 45 टन तक के। तो इसलिए ये जो ऐसे टेरेन्स हैं वहां पे इसका यूज किया जा सकेगा। टैंक में साथ में अगर हम देखें तो फायर पावर ऑफ कन्वेंशनल टैंक्स आर्म्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का भी इसमें यूज किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन्स अलॉन्ग विद एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। तो आज की नई टेक्नोलॉजी को पूरा यूज करते हुए टैंक को बनाया गया है, तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडियन आर्मी इन फ्यूचर अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश मित्र वैन इन नेपाल एंड बॉर्डर स्टेट्स अंडर द, सॉरी मित्र वन है, ये वैन नहीं है, वन है। ठीक है, मित्र वन। नेपाल और उससे रिलेटेड जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे एक ये अभियान चलाया जाएगा जिसको जन अभियान कहा जा रहा है, यानी लोगों की सहायता के थ्रू ये अभियान आगे प्रोग्रेस करेगा।
तो क्या है, इट इज ए मेजर इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश मित्र वन इन 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट दैट शेयर अ बॉर्डर विद अदर स्टेट्स। तो 35 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उत्तर प्रदेश के वो तो इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्लस दूसरे स्टेट्स के भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि दूसरे स्टेट के भी जो मिला के 35 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर करते हैं किससे, नेपाल से, वो सभी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, मित्र वन में। वन मीन्स का फॉरेस्ट, ये हम जानते हैं। अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान 2024 एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन विल बी डन, यानी इसमें पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम मित्र वन रखा गया है, और ऐसा 35 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। और क्या इसमें, इट इज अ स्पेशल फॉरेस्ट लाइक शक्ति वन, युवा वन एंड बाल वन, इसके साथ ही मित्र वन की शुरुआत की गई है। एंड उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द मित्र वन स्कीम अंडर द वृक्षारोपण जन अभियान। तो वृक्षारोपण जन अभियान के तहत ये चल रहा है। ड्यूरिंग द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल कोऑर्डिनेट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। तो जो स्टेट्स बाकी उस 35 डिस्ट्रिक्ट में कवर हो रहे हैं उन स्टेट से भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी भी इसमें आ जाता है, और नेपाल के साथ कोऑर्डिनेट करके ये ड्राइव जो है चलाया जा रहा है। राइट, तो इसमें लगभग एक टारगेट है कि 35 करोड़ तक प्लांट्स के जो सैपलिंग्स हैं वो लगाए जाएंगे इन 35 डिस्ट्रिक्ट में, और इसीलिए इसको 35 डिस्ट्रिक्ट का टारगेट रखा गया है, और लगभग 20 जुलाई 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। तो बहुत कम टाइम में ये पूरा प्रोसेस पूरा किया जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये 8 स्टेट के साथ एक यूनियन टेरिटरी के साथ दिल्ली और इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ बनाता है। फॉलोइंग आर द आइडेंटिफाइड 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर ट्री प्लांटेशन विल अंडरटेकन, वृक्षारोपण जन अभियान। और माफ करिए, इसमें जो 35 डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है वो 35 डिस्ट्रिक्ट केवल उत्तर प्रदेश के होंगे, और प्लस नेबरिंग स्टेट्स भी इसमें जो उस 35 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड बॉर्डर में आते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये 35 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला न्यूज है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। तो पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ है, एक बड़ा चेंज हुआ है। शेफ डे मिशन जो होते हैं, जो कि जो हमारी ओलंपिक टीम जाती है उसके मेन हेड के रूप में होते हैं, और जहां जहां उनके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है या मान लीजिए स्पोक्स पर्सन के रूप में काम कर रहे होते हैं, उनको कई बार एडवाइजरी देते हैं, मेंटर का काम करते हैं। तो ये शेफ डे मिशन की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में से एक होती है। ओलंपिक टीम जब जाती है ओलंपिक खेलने, तो पहले मैरी कॉम थी, अब उसमें चेंज कर दिया गया है, अब हो गए गगन नारंग जो कि इंडियन शूटर है। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड 2012 लंदन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर गगन नारंग एज द शेफ डे मिशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक टीम फॉर 2024 पेरिस समर ओलंपिक्स के लिए। तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर इससे पहले कौन थी, पीवी सिंधु, इनको अपॉइंट किया गया है किसके लिए, को फ्लैग बियरर। ठीक है, पीवी सिंधु वाज आल्सो अपॉइंटेड एज को फ्लैग बियरर नाउ अलोंग विद द टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल, कि उनके साथ शरद कमल के साथ मिलके पीवी सिंधु भी क्या करेंगी, फ्लैग बियरिंग करेंगी। फ्लैग बियरिंग का मतलब कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं वो आप देखेंगे लीड कर रहे होते हैं टीम को, जब पहली सेरेमनी हो रही थी ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी जो होती है उसमें। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गगन नारंग एंड पीवी सिंधु वाज अनाउंस्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इसकी प्रेसिडेंट है पीटी उषा, यह आप सबको पता है। शेफ डे मिशन का रोल क्या होता है, ये हेड ऑफ द मिशन होते हैं एक तरह से। ये जो पोस्ट है नेशनल कंटीजेंट टेकिंग पार्ट इन एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी स्पोर्टिंग इवेंट, उसको हेड कर रहे होते हैं। इट इज द स्पोक्स पर्सन ऑल्सो, ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द एंटायर टीम ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स, और साथ में मेंटर, सपोर्टर, चीयर लीडिंग का भी काम कर रहे होते हैं पूरे अपने टीम के लिए। ठीक है, जब तक ओलंपिक चलेंगे तब तक के लिए। फ्लैग बियरर की हम बात करते हैं तो फ्लैग बियरर इज द फर्स्ट पर्सन टू लीड हिज कंट्रीज कंटीजेंट एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ एथलीट्स, सपोर्टिंग स्टाफ एंड अदर ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी, कि ये लोग उस फ्लैग बियरर के पीछे चलते हैं। ठीक है, तो जनरली जो डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर होते हैं देश के वो फ्लैग बियरिंग का काम कर रहे होते हैं। और ये जो परेड निकाली जाती है, ये परेड ओपनिंग सेरेमनी के रूप में होती है, जैसे आप बाकी टूर्नामेंट वगैरह में देखते हैं, आईपीएल में भी ये होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की तो 2024 के समर ओलंपिक्स हो रहे हैं कहाँ, पेरिस के अंदर। पेरिस का है फ्रांस के अंदर। दिस इज 33rd समर ओलंपिक्स एंड इट विल बी होस्टेड बाय फ्रेंच कैपिटल सिटी पेरिस
फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024। और ओलंपिक आप जानते हैं कि पूरे एक स्पोर्ट्स इवेंट्स दुनिया भर में जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो इसको मेगा इवेंट भी कहा जाता है एक तरीके से, कि इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स और गेम्स में अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एथलीट्स, और ऑल ओवर द वर्ल्ड एथलीट्स कंपीट कर रहे होते हैं। तो इस सबसे हाईएस्ट लेवल का इसको एक स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है। पेरिस विल बी होस्टिंग द समर ओलंपिक्स for the third time after 1900 and 1924. Around 10,500 athletes from 206 national Olympic committees, they are expected to participate in Paris Olympics in 2024 और 4 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। इस बार पेरिस ओलंपिक में 4 नए स्पोर्ट्स और खेले जा रहे हैं। एक है ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड स्टेक बोर्डिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि ब्रेकिंग क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि ब्रेकिंग क्या होता है। ठीक है, किस टाइप का स्पोर्ट है। और इसके अलावा जैसा कि हर बार मैं आपको कहता हूं कि कुछ आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए देयर आर फ्यू टॉपिक्स जिसमें और रिसर्च आप कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन इलेक्टरल बॉन्ड को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें एसबीआई जो है वो पहले मना करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि ऐसे कैसे आपने हमारी बात नहीं मानी। एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है जिसको पीएमजी के कहते हैं, और व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीईएसी के क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। की फैक्ट्स चाबहार पोर्ट से रिलेटेड कि कैसे एक बार ये इंडिया चाबहार पोर्ट को कंट्रोल कर रहा था, फिर चाइना बीच में आ गया, उसके बाद ईरान के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए, फिर सही हुए तो दोबारा कुछ टर्मिनल चाबहार पोर्ट के अब हम संभाल रहे हैं। तो चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस भी समझनी है भारत के और वर्ल्ड वाइड लेवल पे। कुछ क्वेश्चंस का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज के जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं, करंट क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं। आपका काम है जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कितना याद हो गया या कितनी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। रिसेंटली वेयर वॉज डिस्कवर्ड वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, तो ये कहाँ पे, सुलावेसी, कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में। हु डिस्कवर्ड द रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, किसने डिस्कवर किया था, विलियर्ड लीबी ने। ठीक है। Who has been awarded the France Chevalier de la Légion d'Honneur और the Knight of the Legion of Honor Award on July 2024, किसने किया है ये है रोशनी नादर। ठीक है। Who is the founder of HCL Technology, फाउंडर की बात की जा रही है तो शिव नादर जो है वो फाउंडर है। In which state has Tata Power Solar System Limited recently launched the घर घर सोलर इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया है कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर। A prototype of light tank जोरावर डेवलप्ड जॉइंटली बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में किसके साथ मिलके इन्होंने ये डेवलप किया है, तो ये किया है लार्सन एंड टर्बो LNT कंपनी जिसको बोलते हैं। DRDO का द्वारा डेवलप किया गया जो जोरावर टैंक है उसका अभी ट्रायल हुआ है, वो ट्रायल कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है हजीरा गुजरात में। कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश ने चूज किए हैं किस चीज के लिए, मित्र वन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए, तो ये लगभग, और उत्तर प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट हैं ध्यान में रखिएगा, तो ये 35 डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द शेफ द मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 2024 पेरिस समर ओलंपिक्स, तो एक तरह से हेड के रूप में जाएंगे, मेंटर के रूप में जाएंगे, कौन जाएंगे, ये अभी गगन नारंग जाएंगे। ठीक है, ओलंपिक शूटर रह चुके हैं, मेडलिस्ट रह चुके हैं। हु आर द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट, तो यहाँ पे फ्लैग बियरर पूछा जा रहा है 2024 पेरिस समर ओलंपिक के लिए, तो ये कौन है, ये है PV सिंधु। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। इसी तरह आगे भी करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।